नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ जिसमें दुनिया की 3 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आता हूँ। आज की 3 बड़ी खबरें एक बार फिर से उसमें ज़ाहिर है अमेरिका और ईरान युद्ध से जुड़ा अपडेट आपके लिए होगा। अमेरिका की तरफ से बार बार बातचीत की बात की जा रही है, तो ईरान जो कह रहा है कि पहले जो बातें हुई हैं जब तक उनका सम्मान नहीं होगा तब तक आगे बातचीत नहीं हो सकती। एक और अहम बात हुई है, जो तमाम खबरें आई थीं हथियारों के स्टॉक पाइल को लेकर के, उसको लेकर के ट्रंप की तरफ से एक बयान आया, वो आपको डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। उधर यूक्रेन युद्ध के को लेकर के जो नाटो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एयर डिफेंस बैटरीज बढ़ाने का कुछ फैसला किया है। इस बीच रूस ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइल और लेबनान के बीच जो हालात हैं वो भी लगातार पिछले कई दिनों से हमले लगातार इजराइल जो है लेबनान के साउदर्न लेबनान के हिस्से में कर रहा था, वहाँ भी बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत हुई है अमेरिका के मध्यस्थता के बीच। तो वहाँ से जो अपडेट है वो भी आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले बात ज़रा अमेरिका और ईरान के बीच जो एक तरीके की जंगबंदी है, एक तरह की जंग की खामोशी है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। और जो सबसे पहले जो एक अपडेट बड़ा ये है कि ट्रंप इस बात से काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने सीधे सीधे इसको इस तरीके से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिजेक्टेड मीडिया रिपोर्ट्स दैट द पेंटागन मिसाइल स्टॉक पाइल आर रनिंग लो। इस खबर को सीधे सिरे रिजेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं, जबकि वो तस्वीरें भी आई थी बाहर जो हमने आपको दिखाई हैं कि जो अमेरिकन जनरल्स हैं उन्होंने कैसे इस बात को अपने मंत्रालय में बताया, रिपोर्ट किया, पेंटागन को बताया कि उनका स्टॉक पाइल घट रहा है और बहुत लंबे वक्त तक वो इस लड़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं। बहरहाल ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे पास बेशुमार ज़ख़ीरा है हथियारों का और हमें हथियारों की कोई कमी हमारे पास नहीं है। अब जो मोटी मोटी बात है वो इस खबर से जुड़ी हुई वो आपके सामने रख देता हूँ। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो लगातार तेज़ हो रही हैं और इसकी वजह से जो खामोशी है, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वहाँ पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। $80 पर बैरल के नीचे आ गया है क्रूड ऑयल इस वक्त, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बाबल मंदब आपको पता है, रेड सी से जो शिपिंग हो रही थी वो भी नहीं हो पा रही। इसके बावजूद जो है सिर्फ सेंटीमेंट से मार्केट कितना इफेक्टेड होता है वो आप देखिए कि अगर जंग कुछ दिन रुक रही है तो भी तेल के दाम घट रहे हैं। हालांकि इस बीच ईरान की तरफ से कुछ हमले 2 दिन पहले किए गए, कुवैत में किए गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो मार गिराया ईरान ने। हालांकि इसके जवाब में अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए भी उन खबरों को ज़्यादा ताकत मिल रही थी कि अमेरिका का स्टॉक पाइल घट रहा है, जो मिसाइल स्टॉक है वो रनिंग लो वाली कंडीशन पर है। बहरहाल हॉर्मुज़ को लेकर के अभी भी वही स्थिति बनी हुई जो पहले थी, यानी अभी भी हॉर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का जो सिलसिला है वो तभी हो पा रहा है जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन हॉर्मुज़ को लेकर के जो बातचीत ओमान और ईरान के बीच चल रही है वो लगभग अपने फाइनल स्टेज पर है। जो रास्ता होगा, यानी जो शिपिंग के लिए जो रास्ता तय किया गया वो तय हो चुका है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पर अभी बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर के ओमान और ईरान एग्री हो चुके हैं और वो बहुत जल्द जो ये प्रपोज़ल है, जो एग्रीमेंट है वो दुनिया के सामने आ सकता है कि हॉर्मुज़ कैसे खुलेगा, किन किन शर्तों के तहत खुलेगा। हालांकि जिस टोल की बात हो रही है उस टोल को लेकर के इंटरनेशनल जो शिप ओनर्स हैं उनकी तरफ से एक बात की गई है कि भाई इससे जो है दुनिया भर के जो उपभोक्ता हैं, जो आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये टोल इतना नहीं होगा कि उससे कोई बहुत बड़ी कीमतों में असर पड़ जाएगा। बहरहाल इंतज़ार करते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन ओमान और ईरान इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द कोई समझौता जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने को लेकर के, वो जो मुहाना है जहाँ पर ओमान एक तरफ है और एक तरफ ईरान है, उस पॉइंट को कैसे खोला जाएगा और यहाँ से शिपिंग जो है कैसे सुरक्षित तरीके से होगी, इस पर जो है वो बातचीत चल रही है। हालांकि इसमें ईरान की तरफ से ज़रूर किसी थर्ड पार्टी के दखल की बात से इनकार किया गया था, लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर, उसको हटाए जाने की बात भी इसमें शामिल है कि अगर ये नहीं हटेगा तो उसके बगैर हॉर्मुज़ का खुलना जो है वो शायद मुश्किल रहेगा। अब देखिए, जाहिर है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह की अमेरिका ईरान के बीच कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर के जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो तकरीबन $80 पर बैरल के आसपास आ चुकी हैं। अभी ये समझौता हुआ तो जाहिर है तेल की जो आपूर्ति है पूरी दुनिया की
वो पहले की तरह सामान्य हो सकेगी। जिस लेवल पर पहले तेल था, यानी 65 से 70 के डॉलर पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल की कीमतें उस वक्त हुआ करती थी, जो फिर से वहाँ पहुँचने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि इस बीच ईरान की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी दी गई कि उस पर अगर फिर से अमेरिकी हमले हुए तो खाड़ी देशों के जितने भी ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब उसके निशाने पर होंगे, वो सब उसके टारगेट पर होंगे। उससे पहले उसने ये हमले करके साबित भी किया है कि सब कुछ उसकी रेंज में है, कुछ भी उसकी हद से बाहर नहीं है। अमेरिका अभी भी क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा पर उसकी नज़र है। उसका नेवल ब्लॉकेट जो है वो ओमान की खाड़ी में बना हुआ है। तमाम उसके डिस्ट्रॉयर तैनात हैं, उसके वॉरशिप्स वहाँ पर तैनात हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही अभी एक बड़ा मुद्दा है। कैसे यहाँ से जहाज़ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, सब कुछ डिपेंड करेगा ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बाद जो समझौता, जो एग्रीमेंट होगा, उससे तय होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिपिंग होगी वो कैसे होगी, किन शर्तों के आधार पर होगी। अच्छा, अब खाड़ी देशों को इस बात की भी फिक्र हो रही है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। आपको याद होगा, मैंने आपको अपडेट किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर ली थी। एक ऐसा हमला जो वर्ल्ड वॉर में के बाद सबसे बड़ा हमला शुमार किया जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पिछले 5 महीनों की जंग में ईरान ने सारे तरह के हमले झेले हैं और बहुत बड़े से बड़ा हमला भी ईरान ने झेला है, और उसके बावजूद वो खड़ा है। और अमेरिका के लेकर के कहा जा रहा है कि उनका स्टॉक पाइल जो है मिसाइल्स का वो घट रहा है। ऐसे में और कौन सा बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है सिवाय परमाणु हथियार के इस्तेमाल के? तो क्या परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है? आज के वक्त में ये इतनी आसान सी बात है। हालांकि अमेरिका अकेला वो देश है जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, ये हम सब जानते हैं। बहरहाल ट्रंप की तरफ से सीधी ये चेतावनी दी गई थी कि ये फाइनल चांस है ईरान के पास कि कोई डील कर ले। अगर ये डील नाकाम होती है, अगर ये बातचीत नाकाम होती है, तो एक बार फिर से बहुत ख़तरनाक हमले ईरान पर किए जाएंगे, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से बार बार कहा गया है कि तकरीबन 10 लाख जो फौजी हैं वो उनके ग्राउंड पर हैं और वो तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने पिछले 30 साल इसी चीज़ में अपने खपाए हैं। आप आइए, आपका स्वागत है और हम आपको दिखाएंगे कि ईरान की ज़मीन कैसे आपके लिए कब्रगाह बना दी जाएगी। तो क्या ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है? इस पर बहुत लंबे वक्त से बातचीत होती रही। क्या ये इतना आसान होगा अमेरिका के लिए? क्या बहुत मुश्किल होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये काम अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है और अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए अभी फ़िलहाल तो ईरान वाले रीजन से निकलना ही बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब देखिए, अगर ये मामला नाकाम होता है बातचीत वाला, तो सैन्य टकराव का जो खतरा है वो बना रहेगा, और इसीलिए ईरान जो है अब पहले वाला जो डिफेंसिव मोड था वो अब प्रिएम्प्टिव एक्शंस की तरफ उसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 दिन से पहले जिस तरीके से ईरान ने जो है कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया, एक ड्रोन मार गिराया है, वो ये बता रहा है कि वो बहुत दिन तक ब्लॉकेट के साथ बैठ कर देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आखिर इसकी हद क्या हो सकती है। जो ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ईरान ये देखना चाहता है कि अमेरिका की आखिरी हद क्या है। आखिर 5 महीनों की जंग के बाद भी अगर अमेरिका अपने गोल अचीव नहीं कर सका है तो ऐसा क्या कर लेगा वो, और एक बहुत बड़ा कोई हमला करके, ये भी वो देखना चाहते हैं। और इसीलिए उनकी तरफ से इस तरह के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी की गई हैं पिछले कुछ वक्त में। अब जो बड़ी बातें ट्रंप ने अभी पिछले कुछ वक्त में कही हैं वो ये हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है और उन्हें, यानी ट्रंप को, किसी समझौते की उम्मीद है। ट्रंप की तरफ से कहा गया समझौते से जुड़े जो डिटेल्स हैं वो 48 घंटों के अंदर सामने भी आ सकती हैं, यानी बहुत जल्द कुछ क्रक्स आपको दिखाई देगा ग्राउंड पर कि जो बातचीत हो रही है इस्लामाबाद के थ्रू, कतर और ओमान के थ्रू। बार बार ट्रंप ये भी कहते रहे कि ईरान ने खुद बातचीत के लिए कहा और ईरान डिनाई करता रहा कि हमने कोई बातचीत के लिए उनसे नहीं कहा है। हालांकि ये ज़रूर कहा गया कि खाड़ी के देश बाकी जो हैं वो अब ये समझ चुके हैं कि बगैर ईरान के कोऑपरेशन के इस रीजन में शांति नहीं आ सकती है। अब देखिए, ट्रंप फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि समझौता हो जाता है तो बहुत बेहतर है, वरना सैन्य हमले का विकल्प जो है वो उनके पास खुला ही हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मूज़ जो है वो खोलने की कोशिश लगातार जारी है और इस मामले में भी तेज़ी से प्रगति हो रही है। ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि जो उस रीजन के सारे जो देश हैं उन्होंने सैन्य कार्रवाई को टालने का अनुरोध किया, अपील की, ताकि बातचीत को जो है वो मौका दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो मकसद है
वो एक स्थायी एग्रीमेंट है, एक डील है, और सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम से बात नहीं। ईरान भी ये कह रहा कि जंग बंदी होनी चाहिए और हर एक मोर्चे पर होनी चाहिए, वो लेबनान का फ्रंट हो, वो गाज़ा का फ्रंट हो, वो ईरान का फ्रंट हो, इन सारे फ्रंट पर जंग पूरे तरह से बंद होनी चाहिए, ये ईरान भी कहता रहा है। ट्रंप ने लेकिन इस बीच एक और चेतावनी दी, और ईरान कह रहा है कि धमकी के साथ बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन ट्रंप अपने पुराने तरीकों पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वार्ता विफल हुई तो अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने भरोसा दिया है कि समझौता होने पर क्षेत्र में तनाव कम हो जाएगा और जो तेल की आपूर्ति दुनिया भर में पहले जैसी सामान्य हो जाएगी और तेल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएंगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अब जरा ईरान की तरफ से क्या क्या बातें कही गई वो भी आप जान लीजिए। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ सम्मानजनक शर्तों के साथ ही बातचीत के लिए तैयार है, किसी तरह का दबाव ईरान बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है। तेहरान ने कहा है कि तेहरान ने ट्रंप के उस दावे का खंडन किया जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी कोई बातचीत हो रही है। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि मौजूदा बातचीत मुख्य रूप से ओमान के साथ चल रही है, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुलेगा, किन शर्तों के तहत खुलेगा, और ओमान और ईरान का स्टेक उसमें कितना कितना होगा, इन सारी चीज़ों पर अभी बातचीत चल रही है। ईरानी अधिकारियों ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाया है कि अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो हम अपनी उस नीति पर कायम हैं कि हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, कोई भी हमला खाली नहीं जाएगा और पहले से सख्त हमला किया जाएगा। तेहरान ने यह भी कहा कि हॉर्मुज पर किसी भी व्यवस्था में उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान हर हाल में होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि प्रतिबंधों में राहत किसी भी व्यापक समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। जो भी बैन लगे हुए हैं, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगे हुए हैं या फिर दुनिया के और देशों की तरफ से लगे हैं, जब तक उनमें राहत नहीं होगी तब तक कोई डील के नतीजों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब डील में वो सारी चीज़ें पहले की तरह शामिल होनी चाहिए। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपनी रक्षा करने में हम सक्षम हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तेहरान की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी सैन्य धमकियां बंद करता है तो कूटनीतिक समाधान की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। अब इन सारी बातों के बीच एक जो फ्रंट और खुला है हुतीज़ और सऊदी अरब के बीच, वहाँ से भी लगातार जो है परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि सऊदी अरब ने दुनिया भर के 13 और देशों के साथ मिलकर, यानी खुद सऊदी प्लस 13 कंट्रीज़ ने मिलकर के एक मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन खड़ा किया, और उसका मकसद ये था कि जो रेड सी से लेकर के अदन की खाड़ी तक का जो पूरा हिस्सा बाबल मंदब से होते हुए इस पूरे रीजन को में शिपिंग को जो है वो सुरक्षित बनाया जाएगा, और इन 14 देशों की जो नेवी है यहाँ पर गश्त किया करेगी और सब कुछ बहुत स्मूथ होगा, बहुत सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। 2 दिन पहले भी अरब के 2 टैंकर्स को जो है टारगेट किया हुतीज़ ने, और अभी कल की खबर थी, कल जब इंडियन एक टैंकर को टारगेट किया गया था। लेकिन इस बीच हुतीज़ ने सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह हमला एक संवेदनशील सैन्य लक्ष्य पर किया गया, टारगेट पर किया गया, और उसके बाद एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा सऊदी अरब को। इसके अलावा 5 अगस्त को हुतियों ने दावा किया कि उन्होंने 2 टैंकर्स को पर हमले किए, एक रेड सी में और यानबू में, और तो ये और दूसरा अदन की खाड़ी में। हालांकि सऊदी अरब ने इन हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अदन की खाड़ी में से होकर के जो पूरा रेड सी का हिस्सा है बाबल मंदब वाला, वो उस हिस्से में अभी भी स्थिति जो है वो पहले जैसी सामान्य नहीं है। अब तीसरी बड़ी खबर आज की, पहले दूसरी बड़ी खबर, ये तो उसी अमेरिका और ईरान से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला था, उसमें सऊदी का एक फ्रंट उस वक्त खुला था जब सऊदी अरब ने इराक पर हमला किया था PMF को टारगेट करके, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को टारगेट करके। उसके बाद हुतीज़ ने जो है वहाँ पर हमले किए थे। अब दूसरी बड़ी खबर जो है वो यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। नाटो ने एयर डिफेंस बढ़ाने का फैसला किया है, और लगातार ज़ेलेंस्की इस बात की मांग करते रहे कि उन्हें और डिफेंस बैटरीज की ज़रूरत है, और इस बीच रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर बढ़ा दिए हैं। पुतिन बार बार ये कहते रहे कि जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, ये मामला जल्दी हल नहीं होगा, और पुतिन ये भी कहते रहे हमेशा से कि जब तक वो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी।
रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने पहले के मुकाबले मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया है और नाटो ने यूक्रेन को और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम जल्द ही देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम आपको और डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना यूक्रेन इस वक्त कर रहा है। हालांकि जब अभी ट्रंप से मुलाकात हुई जेलेंस्की की, तब उनको पैट्रियट के प्रोडक्शन की लाइसेंस देने की भी बात हो रही थी। वो कब तक ग्राउंड पर होगा, कब तक वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत वक्त लगेगा और ज़रूरत उनको अभी फौरी तौर पर है। रूस ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से और डिकॉय से हमला वो रूस की तरफ से हो रहा है और जाहिर है यूक्रेन के लिए खुद को बचाना मिसाइलों से, ड्रोन से काफ़ी मुश्किल हो रहा है अगर उसके पास डिफेंस बैटरीज की कमी है। ऐसे वक्त में नाटो ने एकजुटता अपनी फिर से दोहराई है यूक्रेन के साथ और यूरोप से अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो भी इस मामले में आगे आ रही हैं और उनसे भी अपील की है जेलेंस्की ने। जर्मनी में यूरोप का पहला पैट्रियट उत्पादन केंद्र शुरू करने की तैयारी भी इस बीच हो रही है। आने वाले हफ्तों में मुमकिन है कि यूक्रेन को कुछ हवाई सुरक्षा यानी डिफेंस बैटरीज कुछ मिल सकें, कुछ और डिफेंस सिस्टम दिए जा सकें। ये मुद्दा इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। इसके अलावा ब्लैक सी में भी एक फ्रंट खुला है। ब्लैक सी में जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के एक बीच पर हमला किया, फिर रूस ने भी हमला किया, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे इलाके में चल रही जंग को और जो है हालात को ख़राब कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं और कहीं से कोई बातचीत की सुगबगाहट नहीं है, कोई किसी समझौते की जानिब दोनों देश जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं इजराइल और लेबनान की। लेबनान में साउथ लेबनान का जो पूरा हिस्सा है वहाँ पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के हमले गाज़ा में भी लगातार जारी हैं, लेकिन अभी बात हम इजराइल और लेबनान की कर रहे हैं, जहाँ पर एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका मीडिएट कर रहा है इसमें और अमेरिका ने इससे पहले भी मीडिएट करके बातचीत की थी और ये बात तय हुई थी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा और इजरायली फोर्सेस जो है पूरी तरीके से जो है लेबनान को छोड़ेंगे, लेकिन इजराइल इस पर राज़ी उस वक्त नहीं हुआ और हमास भी डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इजराइल और लेबनान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। रोम में ये बातचीत शुरू हुई है। जाहिर है इसका मकसद जो है दोनों देशों के बीच टकराव को कम करना है। दक्षिणी लेबनान में जो सुरक्षा है अवाम की, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर के लेबनान की हुकूमत भी फिक्रमंद है, लेकिन इजरायली फोर्सेस वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इजरायली सेना की तैनाती और जो उनका जो रीलोकेट उनको करने हैं जिस तरीके से, उस पर चर्चा भी चल रही है। हिजबुल्लाह के हथियारों का मुद्दा बातचीत के केंद्र में है कि उनको कैसे डिसआर्म किया जाएगा। हिजबुल्लाह के हथियारों का मुद्दा सबसे बड़ा है और इजराइल इसे एक बड़े ख़तरे के तौर पर देखता है और जाहिर है हिजबुल्लाह के पीछे ईरान का बैकअप है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका दोनों पक्षों के बीच स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत रोम में बातचीत चल रही है। टेक्निकल टीम्स दोनों तरफ से लगातार बातचीत कर रही हैं, किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है हिजबुल्लाह ने। आपको पता है हिजबुल्लाह मौजूदा वक्त में सिर्फ एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सरकार का हिस्सा है और मैंने पहले आपको बताया कि लेबनान की हुकूमत किस तरीके से चलती है, वहाँ कैसे क्रिश्चियंस को, शिया मुसलमानों को और सुन्नी मुसलमानों को सरकार में किस तरीके से मौका दिया गया है। जब लेबनान आज़ाद हुआ तो उसी वक्त एक तरीके का अस्थायी एग्रीमेंट था और उसी के तहत वहाँ पर हुकूमत चलती है। अमेरिका दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है हिजबुल्लाह को ये बातचीत पसंद नहीं है और हिजबुल्लाह इस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ है और वो डिसआर्म ख़ुद को करने के लिए भी राज़ी नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने जाहिर है इसको लेकर के उम्मीद जाहिर की है, अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है और लेबनान में इजरायली हमले कम होते हैं तो एक फ्रंट कम से कम जहाँ से थोड़ी सुकून की खबर आएगी, लेकिन गाज़ा का संकट अपनी तरफ बना हुआ है। तो अमेरिका ईरान की जंग पर फ़िलहाल रुकी हुई है, लेकिन कभी भी इसमें भी चिंगारी भड़क सकती है। सऊदी और हुतीज़ के बीच भी हालात लगातार टकराव के बने हैं। उधर रूस और यूक्रेन में भी जंग के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।